डियर स्टूडेंट्स, आज के कुछ नए टॉपिक्स हम लोग फिर से करेंगे। और ये आप ध्यान रखें कि ये टॉपिक्स जो आप कर रहे हैं किसी एक ही बुक से ना करें। इसलिए कि कम से कम दो बुक्स आपके पास होने चाहिए। एक बुक में सारा कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए हमने आपको दो गाइड बुक्स बताया है। गाइड बुक्स इसलिए कि उसमें शॉर्ट में सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह दिए होते हैं। इसलिए हमने आपको गाइड बुक्स बताया है, लूसेंट और क्राउन का। आपको दोनों ही गाइड बुक्स रखना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। अगर खाली आपके पास लूसेंट है तो आप याद रखें कि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप कुछ मिस करेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। आप पढ़ेंगे लेकिन बहुत कुछ आप मिस करेंगे। और ये हम बता दें कि अगर एक बुक रखना है तो आप क्राउन रखें, वो ज़्यादा बेटर है। और जिनके पास यूनिक गाइड है वो और भी अच्छा है। लेकिन जिनके पास ये तीनों ही नहीं है वे कम से कम इन टॉपिक्स को, उनके पास जो भी बुक्स है उससे पढ़ें। लेकिन ध्यान रखें कि आपको कम से कम दो बुक से पढ़ना चाहिए। एक बुक में सब कुछ नहीं मिलता। कुछ टॉपिक्स आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन कुछ स्पेसिफिक बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, किसी में दूसरे बुक में दूसरे ढंग से बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये डिफरेंसेस होता है, आप इसका ध्यान रखें। अगर संभव हो, फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, आप ले सकते हैं। वैसे भी देखिए, स्टडी पढ़ाई में समझौता नहीं करना चाहिए। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर चल रहे हैं, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप देखते हैं एक दो क्वेश्चंस का भी बहुत वैल्यू हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, सिर्फ लूसेंट से आप नहीं पढ़ें, उसके साथ एक और बुक को आप लें जो भी आपके पास संभव है। और अगर ले पाते हैं तो क्राउन लें, लेकिन दो बुक से आप रिवाइज करें। गाइड बुक से, टेक्स्ट बुक अभी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन याद रखें एनसीईआरटी के लिए आप तैयार रहें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको हम लोग चलाएंगे, आप पढ़ेंगे। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि हम पहले से आपको कह रहे हैं आप ये बुक्स 11th और 12th की एनसीईआरटी हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप जो कुछ भी आपके पास है उससे आप पढ़ें। याद रखें कि एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी हम लोग करेंगे 11th और 12th की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। आइए आज के टॉपिक्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे तो पहले उसके जवाब हम लोग ले लेते हैं। आपसे मौर्योत्तर काल से टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, यानी इंडो यूनानी, ग्रीक, पहलव, शक, ये सारे टॉपिक से दो क्वेश्चंस थे। हेलेनिस्टिक आर्ट, पहला क्वेश्चन था कि हेलेनिस्टिक आर्ट किसके द्वारा, किस वंश के द्वारा चलाया गया, यानी इसका विकास किस वंश के काल में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो यूनानी। दूसरा क्वेश्चन था कि शक संवत का वर्ष क्या है, किस वर्ष से शुरू हुआ शक संवत। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 एडी, 78 एडी आफ्टर डेथ, जो कि कुषाण वंश कनिष्क का शासन का काल है, 1st सेंचुरी एडी। आज का ज्योग्राफी से दो क्वेश्चन, यानी तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको जल मंडल हाइड्रोस्फीयर दिया गया था, और उससे दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन से तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्र के अंदर जो जल मंडल हमारा है, गहराई के हिसाब से उनकी अलग अलग स्थितियां हैं, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। चार भागों में गहराई के हिसाब से पूरा जल मंडल विभाजित है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भाग सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला है। तो इसका आंसर हो जाएगा गहरे सागरीय मैदान, यानी गहरा के हिसाब से जो तीसरा परत है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद ज्योग्राफी से नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे गहरा स्थान जो निसंदेह जलीय क्षेत्रों में स्थित है, वो स्थान क्या कहलाता है, कहां है। तो इसका आंसर हो जाएगा चैलेंजर द्वीप। चैलेंजर आइलैंड प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में सबसे विश्व का गहरा स्थान है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर से भी अधिक है। उसके बाद साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवा और छठा नंबर क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग आपने किया था, रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3 परमाणुओं वाले बंधन किस यौगिक में दिखाई देते हैं, यानी ट्राइवैलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी वैलेंसी 3 है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 परमाणुओं का शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट, अष्टक पूरा कर लेता है। और साइंस में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हीलियम किस प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। हीलियम 0 ग्रुप का एलिमेंट है, ये अस्थाई यौगिक है इसकी, ये एक स्टेबल एलिमेंट है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। एक स्टेबल एलिमेंट है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसके बाद पॉलिटी में दो क्वेश्चन आपसे 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था।
आपसे पूछा गया था कि रिट याचिका, जो रिट पिटीशन जारी होता है आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश देता है। इसमें जब कोई व्यक्ति अनाधिकार अपने पोस्ट पर बैठा हुआ हो और उसका दुरुपयोग कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर किस प्रकार की रिट जारी करती है, उसका नाम बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वो वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि किस अधिकार से तुम अपने पोस्ट का दुरुपयोग कर रहे हो और बैठे हुए हो, तुम अपने पद पे किस अधिकार से बैठे हुए हो और इसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो इसे क्वो वारंटो या अधिकार परीक्षा कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि मूल अधिकार शिक्षा का जो अधिकार है, जिसे फंडामेंटल राइट 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार हुआ, ये किस अनुच्छेद में स्थान पाया, क्योंकि संविधान संशोधन के बाद 2002 में यह आया। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में स्थान पाया। उसके बाद आज क्वेश्चन हम आपसे कोई नहीं पूछ रहे हैं, जो पिछले टॉपिक्स आपको दिए गए थे, क्योंकि आज इसके बाद 30 क्वेश्चंस का आपको एक सेट दिखाई देगा, जिसमें आपको 25 का कट ऑफ है, एक शानदार सेट है, आप उसे बनाएं। इसलिए आज आपसे यहां पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स जो आप करेंगे आने वाले 2 दिनों में, वो आप नोट डाउन कर लें। आपने गुप्त काल किया है हिस्ट्री में, देखिए गुप्त तक हम लोग पहुंच चुके हैं, उसका गुप्तोत्तर काल आपको करना है। पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं। गुप्तोत्तर काल में आपको मुख्य रूप से हर्षवर्धन का पीरियड पढ़ना है। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, इसका दरबारी कवि कौन था, इसकी मोक्ष परिषद क्या थी, इसने कौन कौन से आदेश जारी किए, ये कौन सा धर्म का मतावलंबी था, सारा डिटेल्स आपको लेना है हर्षवर्धन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यहां तक कि मेंस में भी बीपीएससी में हर्षवर्धन से क्वेश्चन आता है, तो इसे आप अच्छे से समझ कर पढ़ें। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में आपने किया जल मंडल, उसके बाद आपने टेम्परेचर और तापमान किया, सैलिनिटी किया यानी तापमान और लवणता। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक, कनेक्टिंग टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल 1 by 1। हम लोग किसी जंप के द्वारा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। आप इसे ध्यान रखें कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आप जंप नहीं कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को। अब लवणता के बाद, जलीय क्षेत्र पढ़ने के बाद, नेक्स्ट टॉपिक आप ज्योग्राफी में करेंगे जल धाराएं यानी ओशन करेंट्स। पृथ्वी में जो जल में पृथ्वी के घूर्णन और जलीय क्षेत्रों में तापमान में डिफरेंस के कारण बहुत सारी जो जलीय धाराएं हैं वो अपनी खास विशेषताओं के कारण तटीय क्षेत्रों से टकराती हैं, और खास तरह के ये जो वाटर करेंट्स हैं ये आपको दिखा देते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, वेनेजुएला, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ें। किस महासागर में कौन सी जलधारा ठंडी या गर्म पाई जाती है, मुख्य रूप से यही आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में हो गया। साइंस में आइए, साइंस में फिजिक्स हम लोग करेंगे, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स का नंबर। फिजिक्स में आज हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अच्छा टॉपिक है, अच्छे से आप पढ़ें। गुरुत्वाकर्षण यानी कि जितने भी जो पिंड हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे धरती पर किस तरह के आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा प्रभावित होते हैं। लिफ्ट में आप चल रहे हो, पहाड़ों से गिर रहे हो, चाहे केंद्र पे हो, चाहे आप इक्वेटर पे हो, किस तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स आप पर एक्ट करता है, इसके फार्मूले क्या है, इसके फार्मूले को भी आप ध्यान रखें। तो ये सब डिटेल्स आप करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, जी का मान, तो ये सब आप इस ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे। फिजिक्स का एक टॉपिक आपको दिया जा चुका है। उसके बाद आज पॉलिटी में आप करेंगे मूल कर्तव्य। हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व किया 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल। आज 51 को का मूल कर्तव्य आप पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, इसे करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जानकर हमने इसे छोटा टॉपिक को आपको दिया, इसके साथ ऐड नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम का क्रंच है। तो इस छोटे टॉपिक को आप करें कि ये मूल कर्तव्य किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया, ये कब आया, इसमें क्या जोड़ा गया, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, किस देश के संविधान से प्रभावित हैं, डिटेल्स आप यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद 2011 की जनगणना, सेंसस 2011, इसमें आज आपको दिया जा रहा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। भारत में सेक्स रेशियो किस राज्य का मैक्सिमम है, टॉप 3 तो आप करेंगे, और नीचे का कम से कम 1 आप कर लें, सबसे कम सेक्स रेशियो, और फिर बिहार के कंटेक्स्ट में ये आप ना छोड़ें। देखिए इस पर तो हम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिहार के इन कंटेक्स्ट को आप छोड़ दें, नहीं तो फिर बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो फिर वहां पे आपको दिक्कतें भी आएंगी।
तो आप बिहार के कंटेक्स्ट में भी करें या अपने राज्य के कंटेक्स्ट में, जिस भी राज्य को आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी को हो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आप अपने स्टेट के सेक्स रेशियो को भी समझ कर पढ़ें। एग्जाम आते हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो अपना ध्यान रखें, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने का प्रयास करें, एक बुक से नहीं पढ़ें। हमारी राय है कि आप कम से कम 2 बुक्स, गाइड बुक्स रखें, टेक्स्ट बुक अभी नहीं।